उतारेंगे। जैसा महाराज जी ने बताया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाई थी महाभारत के युद्ध में, जब वो निराश हताश हो गए थे, हथियार डाल दिए थे, तब भगवान ने उनको गीता का संदेश दिया और अपने श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय संतोष सागर जी महाराज के चरणों में शत शत नमन। प्यारे बच्चों, मैंने शनिवार को ही आपको बता दिया था, गुरु जी का परिचय पूरा मैंने दे दिया था, और अभी मैं गूगल पे आपको सर्च कर रहा था। कल शाम को ही गुरु जी का रॉयल इंस्टीट्यूट पर लगभग 3000 बच्चों का साक्षात्कार हुआ, और बहुत ही मतलब रात को 9-10 o'clock हो गए थे और बच्चे बड़ी तन्मयता से गुरु जी को सुन रहे थे। और उसके पहले आपने डीपीएस में बच्चों से वार्तालाप की, लगभग हजारों की संख्या में बच्चे उनको सुन रहे थे। ऐसे लगभग पिछले 6 माह में आपने मोर देन 150 स्कूल्स का विजिट किया, और उस सनातन धर्म यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि ये आने वाली पीढ़ी, ये युवा पीढ़ी वेदों की ओर, पुराणों की ओर, अध्यात्म की ओर, और जो अपने गीता के उपदेश हैं वो हम अपने जीवन में कैसे सार्थक रूप से आत्मसात करके अपने जीवन को आनंदमय, सुखमय और सफल बना सके, ये एकमात्र गुरुदेव का उद्देश्य रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज बाल दिवस के पावन पवित्र अवसर पर एक युवा संत का आगमन हुआ है। आज हमारे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री भारत के, जिनका जन्मदिवस है, वो आज बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक समानता है। जवाहरलाल जी नेहरू कहते थे कि बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं और मुझे बच्चों से प्रेम है। ये बात हर स्कूल में परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा अधिक प्यार किसी से है तो हमारे देश के बच्चों से हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वैसे तालियां बजाना यहाँ की संस्कृति नहीं है, मैंने बजवाई है। तो मैं आपको बता दूं, आप भाई श्री संतोष सागर जी महाराज बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ पे जन्मे हैं। आप बहुत बड़े कथावाचक हैं, 300-400 कथाएं करी हैं, लेकिन इस समय आप राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा पर हैं, और 33 जिलों की यात्रा में 5 लाख बच्चों को संस्कारित करने का, उनको निःशुल्क गीता प्रदान करने का आपका संकल्प है। और आज ये यात्रा का 23वां पड़ाव है, जो 23वें पड़ाव में राजसमंद में आज आपका दूसरा दिन है। और आपका एकमात्र उद्देश्य है कि आज हमारे राष्ट्र के जो युवा बच्चे हैं वो हमारे सनातन धर्म से जुड़े, हमारे वेद पुराण और गीता की जानकारी रखें। इसी उद्देश्य के साथ आपने ये यात्रा प्रारंभ की है। तो बहुत अच्छा अवसर आज आपको मिल रहा है। बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक संत का आगमन हुआ है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बहुत ही ध्यान से एक एक बात को सुनना। तो परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र की युवा पीढ़ी और बाल बच्चे आपके सामने जो बैठे हैं उनको अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। आलोक संस्थान आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और सभी मेरे भाई बहन और बालक, आप सभी को मेरा वंदन। आज बाल दिवस के इस शुभ अवसर पर मुझे इतने बालकों से मिलने का अवसर मिल रहा है, फिर भी अपन 15 मिनट में कुछ अच्छा सुनने का प्रयास करते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण, उनकी बाल अवस्था में देखा होगा, श्री कृष्ण बहुत नटखट थे, है ना। आजकल धारावाहिक जो छोटे छोटे कृष्ण के कार्टून के आते हैं उसमें भी आपको दिखाया होगा कि कृष्ण बहुत नटखट थे। वो बांसुरी बजाते, वो माखन खाते, वो ये करते, वो कभी कभी मटकियां फोड़ देते, देखते हो ना। पर ये नटखटपना, ये बालपना कब तक था पता है? केवल 11 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 11 वर्ष तक। और 11 वर्ष के बाद में श्री कृष्ण इतने समझदार हो गए
कि 11 वर्ष के बाद में वो उज्जैन सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए और 64 दिनों में 64 कलाओं को उन्होंने सीखा। 64 कला यानी 64 प्रकार की विद्याओं को बहुत अल्प समय में बहुत कुछ सीख लिया। आप स्कूल में आते हो, पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई के साथ साथ में बहुत सारी और अन्य बातें भी हम सीखें। हम खेल कूद में भी भाग लें, हम संगीत में भी भाग लें, हम अन्य और जो एक्टिविटीज स्कूल में होती है उन सब में हमारा भाग होना चाहिए। हमें दौड़ना भी आना चाहिए, हमें तैरना भी आना चाहिए, हमें संगीत वाद्य भी बजाना आना चाहिए, हमें अन्य और चित्रकारी वगैरह और जितने भी आर्ट हैं इस दुनिया में वो सब आर्ट हमें आने चाहिए। और उन सारी चीजों का उपयोग करने से हमारा जो ये दिमाग है वो खुलता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने दिमाग को फ्रीडम नहीं देते, उसको खुलने के लिए वैसी व्यवस्थाएं नहीं देते। मैं अक्सर कहा करता हूं इस दुनिया में 15% लोग ऐसे हैं जो इस ब्रेन का यूज कर पाते हैं, कुछ बाकी 85% तो यूज ही नहीं कर पाते। वो नया का नया ले जा करके भगवान को दे देते हैं, प्रभु आपने जैसा दिया था हम आपको वैसा ही ला करके दे रहे हैं। तो इस ब्रेन में बहुत पावर है, बहुत ताकत है। इस माइंड को हम यूज करें और जितनी जगह पर जैसे जैसे कार्यों में इसका यूज करेंगे उतना इसका विस्तार होता जाएगा, इसकी ताकत बढ़ती जाएगी। इसको अन्य चीजों को आप देखोगे कि अन्य चीजों को हम जितना ज्यादा यूज करते हैं वो कमजोर होती जाती है। जैसे आपने एक कार ली, अब उसको जितना यूज करोगे चलाओगे वो उतनी कमजोर हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। पर मस्तिष्क में इसका बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है। इसको आप जितना यूज करोगे, जितनी एक्सरसाइज इससे करवाओगे, ये उतना ही पावरफुल होता जाएगा, उतना ही पावरफुल होता जाएगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करूं, अगर 1,00,000 रुपए का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? फटाफट बताओ। अरे वाह, फास्ट जवाब। क्या नाम बेटा आपका? और 10 लाख का भरना हो तो? हाँ, एक दिमाग की छोटी सी कसरत है। ऐसी कसरत आप रोज करते जाएं। मैं अचानक आपसे बड़ा प्रश्न ही छोटा सा मैंने पूछा, अगर मैं आपसे पूछ लेता कि बताओ 10 करोड़ में कितना लगेगा, तो शायद आप थोड़ी देर रुक जाते, थोड़ी देर सोचते। इस दिमाग के साथ में आप जितनी कसरत करोगे, इसको जितना पावरफुल बनाओगे। और अभी जितने बच्चे बैठे हो, अभी आपके पास में बहुत समय है। हमारे यहां पर सनातन धर्म में आयु को 4 भाग में बांटा है। एक आदमी की मानक आयु होती है 100 वर्षों की। कितनी? अब उन 100 वर्षों में 4 का भाग दीजिए तो डिवाइडेशन कितना होगा? 25, 25। तो ये जो पहले का जो समय है, हमारा बचपन, हमारी प्रौढ़ युवा अवस्था, ये जो 25 वर्ष का जो समय है, इन 100 वर्षों में सबसे अमूल्य समय यही है। जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक का जो समय है वो कुछ लेने का है, कुछ प्राप्त करने का है, कुछ बनने का है और अपने आप को बहुत ताकतवर बनाने का है। और जो बच्चे इस 25 वर्ष में अपने समय का सदुपयोग नहीं करते, आज जो 6ठी क्लास से नीचे के बच्चे हैं, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने गुरुजनों के साथ में बहुत सारी जिज्ञासाएं रखते हैं। छोटे बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में वो जिज्ञासाएं थोड़ी कम होने लगती है। जिस दिन आपके अंदर की जिज्ञासाएं खत्म होने लगती है, कुछ नया जानने की, कुछ नया पहचानने की, कुछ पूछने की, तो उस दिन से ही आप कमजोर होने लगते हो। हमेशा अपने अंदर में एक जिज्ञासा को रखें, एक इच्छा को रखें। केवल हम किताबी पाठ्यक्रम में ही न पढ़ें, ये नहीं कि हम खाली किताबों से सीखते हैं। हमारे आसपास की बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी चीजें हमको बहुत कुछ सिखाती है। हमारी मम्मी से, हमारे घर में दादी से, पापा से, टीचर से,
हम आते जाते पड़ोसियों से, हर एक व्यक्ति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें जागरूक अवस्था में जीना चाहिए, और कोई भी चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, इसका रीजन क्या है, ये कैसे हो रही है, यानी कि इतनी जागरूक अवस्था में हम जीवे कि हम हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ करें। हमारे अंदर में सीखने की आदत होनी चाहिए। और इन 25 वर्षों में आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें सीखना है। और ये नहीं कि ये चीज मेरे मतलब की नहीं है, अच्छी बातों की बात कर रहा हूं मैं। जो भी अच्छी चीजें संसार में है, जो अच्छे लोग कर रहे हैं, वो हर एक अच्छी बात का ज्ञान, उसका गुण हमारे अंदर में होना चाहिए। अभी हमें कपड़ों पर, शूज पर और या बालों की कटिंग पर ध्यान नहीं देना है। अगर हमारा ध्यान अभी इस पर है तो हम ज्यादा उच्चतम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं अक्सर कहता हूं, जिन बच्चों का ध्यान लुक्स पर होता है वो आगे जाकर के फेलियर हो जाते हैं, पर जिन बच्चों का ध्यान बुक्स पर होता है वो आगे जाकर के सफल हो जाते हैं। तो हमें ध्यान किस पे देना है? और हमारा ध्यान किस पे होता है? छोटे छोटे बच्चों को भी देखता हूं, ये कटिंग, वो कटिंग, ये ब्रांड, ये घड़ी। अभी इन चीजों पर हमको ध्यान नहीं देना है। अभी ध्यान किस पर देना है? बुक्स पर हमको ध्यान देना है। तो आज मैं एक ऐसे ही बुक्स की बात आपके सामने कर रहा हूं। आप जो बड़े बच्चे बैठे हैं, आपने देखा कि एक 15-20 हजार रुपए का मोबाइल हम लेकर के आते हैं तो उसके साथ में एक बुक आती है। क्या नाम होता है उसका? मैनुअल। मोबाइल के साथ में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को हम लेकर के आते हैं तो एक गाइड बुक देते हैं साथ में। मैनुअल बुक, गाइड बुक या यूजर बुक भी उसको कह सकते हैं। उस मैनुअल में 3 चीजें दी होती है। आप एक 20,000 रुपए का मोबाइल लेकर के आए, उसमें एक मैनुअल हमको साथ में मिला। उस मैनुअल में 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि इस प्रोडक्ट का आपको यूज कैसे करना है। सही कह रहा हूं? दूसरी चीज उसमें होती है कि इस प्रोडक्ट को आप अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। और तीसरी चीज उसमें होती है कि इसके एरर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। ये 3 चीजें इसमें होती है। हमें हमारे समय का यूज कैसे करना है, हमें कितना खेलना है, कितना बोलना है, किस जगह पर कितना बैठना है और हमें कितनी पढ़ाई करनी है, इस समय का संचालन हमको आना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूं, आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। घर पर जाकर के 4 घंटे की पढ़ाई कौन करता है? जो घर पे 4 घंटे पढ़ता वो वही हाथ ऊपर करे। 4 हाथ ऊपर हुए हैं। अच्छा, घर पर 3 घंटे कौन पढ़ता है? 3 घंटे। अच्छा, चलो नीचे कर लो। अब 2 घंटे वाले हाथ ऊपर करें। 3 घंटे पढ़ने वाले ज्यादा हैं। कईयों ने तो हाथ ही ऊपर नहीं किया, मतलब पढ़ते ही नहीं है। एक स्कूल में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि भैया जो सबसे ज्यादा आलसी है वो हाथ ऊपर करे। तो किसी ने इतना किया, किसी ने इतना किया। टीचर ने कहा देखो जो सबसे ज्यादा आलसी है वो हाथ ऊपर करे, मैं उसको साइकिल गिफ्ट करूंगा। तो किसी ने इतना किया, किसी ने इतना किया। एक कोई मेरे जैसा था, वो यूं मुंह लटकाए हुए बैठा था। तो टीचर ने कहा कि तुझे साइकिल नहीं चाहिए क्या? सर साइकिल तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे। टीचर ने देखा यही सबसे ज्यादा आलसी है। तो अगर आज आप स्कूल से घर जाकर के 4 घंटे की पढ़ाई नहीं करते हो, वो बच्चे ध्यान से सुने जो 4 घंटे नहीं पढ़ते हैं। आज अगर आप 4 घंटे की मेहनत से जी चुराते हो, आगे जाकर के आपको 16 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि मजदूरी करनी पड़ेगी। और अगर अभी आपने 4 घंटे की मेहनत कर ली तो आगे का समय जो है वो आपके लिए बहुउपयोगी होने वाला है और आपके एक सिग्नेचर से ही बड़े बड़े काम हो जाएंगे। तो 16 घंटे की मेहनत करना ठीक है कि 4 घंटे की? 4 घंटे की ना। तो अभी घर पे कितना पढ़ना है रोज?
पक्का? मैं घर पे आके पूछूंगा आपके। हाँ, तो कितना पढ़ना बेटा? 4 घंटे पढ़ना है, अपने समय का सदुपयोग करना है। तो 4 घंटे की मेहनत जो है वो हमें जरूर घर पर करनी है, पक्का? दूसरा, अपने आप को अपग्रेड करना है। अपग्रेड आदमी कैसे होता है? हर आदमी के अंदर में, जैसे मुझे तैरना भी आता है, मुझे कुश्ती भी आती है, मुझे खेलना कूदना भी आता है, मुझे पढ़ना लिखना भी आता है, मुझे सिंगिंग भी आती है, मुझे बोलना भी आता है। कितनी क्वालिटीज एक आदमी के अंदर में हो सकती है, उतनी क्वालिटी आपके अंदर में, यानी कि ये आपके अंदर में जितनी क्वालिटी होगी आपकी कीमत उतनी ही बढ़ जाएगी। आदमी अपनी कीमत खुद तय करता है। मेरी वैल्यूज कितनी होनी चाहिए वो आप खुद तय करते हो, दुनिया तय नहीं करती है। आपकी वैल्यू आप स्वयं तय करते हो, और वो वैल्यू आपकी एक्टिविटीज से, आपके हुनर से और आपकी काबिलियत से बढ़ती है। एक आदमी को 15,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलती है और नौकरी के लिए मारा फिरता है, और एक आदमी, हमारे भारत के ही सुंदर पिचई, नाम सुना आपने? कल्पना कर सकते हैं आप वो कितना पैकेज लेते हैं 1 महीने का? जो पूरी दुनिया में 10, 20, 50 लोग ऐसे गिने चुने होंगे। आदमी जीवन पर कमा नहीं सकता जितनी उसकी एक दिन की कमाई है। वो वैल्यू उन्होंने खुद अपनी बनाई है, और उस वैल्यू को बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंकना पड़ता है। तो अपने आप को इतना अपग्रेड कर लें कि आपकी, हमारे गुरुजी एक बात हमसे हमेशा कहा करते थे कि बेटा, लक्ष्य अगर छोटा रखोगे तो तुम अपने आप का खुद ही अपमान करोगे। खुद हम अपने आप का अपमान करते हैं छोटा लक्ष्य लेकर के। लक्ष्य आसमान की जितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आसमान का अगर लक्ष्य है तो ये निश्चित मानो कि पेड़ की जितनी ऊंचाई तो कंफर्म मिल जाएगी। जो RS, IPS और IAS की तैयारी करते हैं ना, तो टीचर की नौकरी तो उनको यूं ही मिल जाती है, पीछे फिर करके दे देते हैं लोग, पर तैयारी उस लेवल की। अब आपने सोच ही बना ली कि मुझे टीचर तक की पढ़ाई करनी है, मुझे टीचर बनना है, तो बहुत मुश्किल सा काम हो जाएगा। इसलिए जो बनना है उससे 100 गुना बड़ा लक्ष्य लेकर के चलो, तब शायद जिस चीज की आपने चाह की वो तो प्राप्ति ही हो जाएगा। तो पहला सिस्टम है अपने समय का सही तरीके से यूज करना। जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, एक बात और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, पर्सनल मोबाइल किस किस के पास में है? देखो 5, 7, 10, 20 बेटियों ने हाथ ऊपर किया। एक बार इनके लिए ताली बजाओ। ताली इसलिए बजाई है कि इनके अंदर में ईमानदारी है। और भी बच्चों के पास मोबाइल है पर उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया, पर इन्होंने हाथ ऊपर किया। सफलता का सबसे पहला गुण क्या है? ईमानदारी। झूठ तो हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। तो मोबाइल बुरी चीज नहीं है, इसमें अच्छी चीजें बहुत है, पर हमको यूज करना आना चाहिए। कई लोग, बच्चे जो मोबाइल पर वीडियो गेम्स खेलते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों की ज्यादा बात कर रहा हूं, जिनके अंदर में समझदारी कम है, जितने छोटे, ईमानदारी से बताओ मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाता है? आप नहीं चलाते जो आगे बैठे हैं? थोड़ा बहुत भी? इतना सा? बोले सर मैं तो पापा का चलाता हूं। आपने मम्मी का पूछा। अच्छा, मम्मी पापा का मोबाइल कौन कौन चलाता है? हाथ ऊपर करो। हाँ, अब थोड़े हाथ और बड़े हैं। आज के बाद में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले किसको दूर करना है? पक्का? मोबाइल क्या है? बीमारी है। हाँ, अभी हमको नहीं चलाना। जब आप मम्मी के जितने, पापा के जितने हो जाओ तभी आपको चलाना है। समझ में आ रही है बात? आज के बाद नहीं चलाएंगे? पक्का? प्रॉमिस? चलो, ये झूठा वाला प्रॉमिस है हो। हाँ, तो सबसे पहली चीज क्या है? अपने आप को अपग्रेड करना, अपने काबिलियत को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। और तीसरा एक सबसे बड़ा सुंदर सूत्र है एरर, समस्याएं। आप
इतने लकी हो, इतने भाग्यशाली हो कि आपको आलोक जैसा विद्यालय मिला है। आप इस स्कूल में पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं आलोक की 2 संस्थाओं में पहले कार्यक्रम कर चुका हूं, तो मुझे पता है आपको जो शिक्षा दी जा रही है और आपकी प्रार्थना, अरे वो तो अद्भुत है। मैं तो पहले दिन जब सुना तो इतना गदगद हो गया अंदर से। तो आपकी प्रार्थनाएं, आपका आलोक का जो पढ़ाने का जो तरीका, और आपका ये जो है ना श्री राम जय जय राम, ये तो इतना सुंदर लगता है कि मैं आगे जितने जिलों में जाऊंगा आलोक संस्थान की बात जरूर कहूंगा, आप लोगों की बड़ाई मैं जरूर करूंगा। तो एरर, हमारे जीवन में कोई भी एरर आए उसका समाधान हम करें। देखो ना, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना, मैं ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ पाया, मुझे ऐसा स्कूल नहीं मिला था। बहुत नॉर्मल से स्कूल में हम पढ़े हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। तो आप इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, पर आप देखोगे एक उदाहरण, अभी हमारी भारत की राष्ट्रपति कौन है? अरे वाह, छोटे बच्चे बड़े फास्ट हैं यार। कौन है? ये टाटा नैनो है, बड़ी फास्ट है। हाँ, तो द्रौपदी मुर्मू, आपको पता है कहां से आती है? एकदम विलेज से, छोटे से गांव से, और एकदम झोंपड़ी से, गरीब परिवार से। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब, एकदम छोटे से गांव से आए, जीरो से शुरू हुए और भारत के उच्चतम पद पर, राष्ट्रपति पद पर जाकर के बैठे। यानी कि सुविधाएं और वस्तुएं हमको सफल नहीं बनाती है, सफल बनने की ऊर्जा और वो काबिलियत हमारे अंदर में होती है। एक छोटी सी कहानी सुना करके फिर मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। एक गांव में, ध्यान से सुनना बच्चों, इस स्टोरी को याद भी रखना। एक गांव में, एक स्कूल में एक गुब्बारा बेचने वाला आया। कौन आया? और गुब्बारा बेचने वाले ने जब स्कूल में गुब्बारा बेचना शुरू किया तो एक छोटी सी बच्ची ने पूछा कि सर ये गुब्बारा उड़ता है क्या? तो उसने कहा हाँ बेटा उड़ता है। सर ये लाल वाला? बोले उड़ता है। सर ये पिंक वाला? बोले बेटा ये भी उड़ता है। सर ये ब्लैक वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर ये येलो वाला? बोले ये भी उड़ता है। गुब्बारे वाले ने कहा बेटा सारे के सारे गुब्बारे उड़ते हैं, और गुब्बारे के उड़ने में कलर्स का कोई रोल? बोलो ना। तो गुब्बारा किससे उड़ता है? बोलो। हवा से उड़ता है ना। इस बात की गहराई को आप समझिएगा। हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, हमारा स्कूल कैसा है, हमारे माता पिता कैसे हैं, हमारा ड्रेस कोड कैसा है, ये आपकी सफलता में मायने नहीं रखता है। आप स्कूल बस में आ रहे हो कि आप स्कूल पैदल आ रहे हो, आप कौन सी ड्रेस पहन करके एक पायलट जो हवाई जहाज उड़ाता है, आपने कभी उसको, आप एरोप्लेन में आपने देखा होगा, टेलीविजनों में, या कभी जिन्होंने जर्नी की उन्होंने भी देखा होगा, उसका एक ड्रेस कोड होता है। एक सफेद ड्रेस, कैप और शूज पहन करके, टाई वाई लगा करके एकदम सिस्टम से वो एरोप्लेन उड़ाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर उस पायलट को वो ड्रेस न पहना करके हाफ पैंट पहना दिया जाए और अब कहे कि आप एरोप्लेन उड़ाओ, तो क्या वो नहीं उड़ा सकता? ड्रेस कोड मायने रखता है क्या? वो केवल एक पहचान है। उसी प्रकार वो हवाई जहाज ड्रेस कोड से नहीं उड़ती, उसके ज्ञान से उड़ रही है। आपकी सफलता इन वस्तुओं में, स्कूल में या पेरेंट्स में नहीं है, आपकी सफलता आपके ज्ञान में और आपकी ऊर्जा में है। कई बार बच्चा फेलियर हो जाता है तो वो सारा का सारा मामला माँ बाप पे थोप देता है। मम्मी पापा आपने मेरी ट्यूशन नहीं लगाई, आपने मेरे को वो बुक्स ला करके नहीं दी, मेरे को ये समय नहीं मिला। ये गलत बात है। ये फेलियर होने का सबसे बड़ा निशान है। आप स्कूल में आते हो, टीचर्स बराबर पढ़ाते हैं आपको? बोलो, बड़े बच्चे बोल नहीं रहे हैं। बराबर पढ़ाते हैं टीचर्स, कोई भेदभाव नहीं करते, किताबें एक जैसी है। फिर एक 35 लाता है, एक 85, एक 95, ये क्यों होता है? जब टीचर्स एक जैसा पढ़ा रहे हैं, किताबें जब हमारी एक जैसी हैं, समय हमको एक जितना ही मिल रहा है,
पर ऐसा क्यों होता है? ये आप बिल्कुल भी मत सोचना कि उसके पास में बुद्धि बहुत ज्यादा है और मेरे पास में दिमाग कम है। ये आप गलत कर देते हो। भगवान ने कहीं भेदभाव नहीं किया, सबको दो दो आंखें दी हैं, दो कान हैं, एक नाक है, बराबर दिया है ना। वैसे ही भगवान ने दिमाग भी बराबर ही दिया है। अब ये मत सोचना कि वो तो बहुत तेज है, बहुत बुद्धिमान है और वो उसके पास तो बहुत ब्रेन पावर है। सबके पास में दिमाग उतना ही होता है, फर्क इतना है कि एक यूज करता है और एक यूज नहीं करता है। हमें अपने दिमाग को यूज करना है, इसको कसरत करानी है और इसको रोज डेली डेली एक नया चैलेंज देना है। और रोज अगर आपने अपने दिमाग को एक नया चैलेंज देना शुरू कर दिया, आज आपके पास में समय है और 10 साल तक अपने दिमाग को खूब कसरत कराओ, एक रोज एक नया चैलेंज दो। मैं आपको प्रॉमिस करने वाला हूं कि 10 साल बाद में आप भीड़ में चलने वाले नहीं होंगे, आप भीड़ से आगे चलने वाले होंगे, भीड़ आपके पीछे चलेगी। और हमारे जीवन में कोई भी एरर आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उस प्रॉब्लम का समाधान हम कैसे करें? मोबाइल के साथ में तो आपको मैनुअल मिली है, तो उसको तो आप ठीक कर लेंगे मैनुअल से। अगर आपकी जिंदगी में कोई एरर आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप उदास हो जाओ, आप डिप्रेस हो जाओ, उस एरर को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? चलो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आप सबने शुरू में कहा कि हम सफल होना चाहते हैं। दोबारा पूछता हूं बड़े बच्चों से, आप सफल होना चाहते हैं? तो मेरा सवाल यह है, फिर मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। सफल होने की बात मैं नहीं करूंगा, मैं हारने की बात करूंगा। हारने का कारण क्या है? आपकी नजर में हारने का एक रीजन आपको देना हो तो क्या देंगे? कोई भी आदमी फेलियर हो जाए, हार जाए, तो उसका रीजन क्या होगा आपकी नजर में? कौन बताएगा? बोलो, कोई बताएगा? अच्छा, सुमन बताएगी, बताओ। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं करना। और टाइम मैनेजमेंट करने वाला भी प्रॉपर जो करे टाइम मैनेजमेंट, फिर भी हार जाए तो बेटा? चलो और कोई बताएगा? बेटी मेरी कोई बताएगी? बहन, हारने का रीजन युवाओं में कोई बताएगा? लड़कों में? हुआ, खड़े हो जाए बेटा, शाबाश। उसने मेहनत, क्या नाम बेटा आपका? सर करण। करण, उसने मेहनत नहीं की। करण को दो हाथ में दे दो। एक बात पूछूं मैं करण आपसे? यस सर। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए 94 मार्क्स की नंबर की आवश्यकता है। यस सर। अब दो बच्चे बराबर कोशिश कर रहे हैं, एक तो 94 ले आया और एक 92 या 93 पर रह गया। तो आप ये कहोगे कि 93 वाले ने मेहनत नहीं की? नो सर। मेहनत की है ना उसने भी। यस सर। तो फिर वो फेल क्यों हो गया? सर नहीं पता। थैंक यू, करण के लिए ताली बजाओ, बहुत हिम्मत की है। और कोई बताएगा? हाँ बेटा बताओ। फोकस नहीं कर पाता। काक चेष्टा बको ध्यानम, है ना? क्या नाम बेटा आपका? चेष्टा। चेष्टा ने बहुत बड़ी चेष्टा की है, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। और कोई बताएगा? हाँ बताओ बेटा। सर मेहनत तो की पर उसकी मेहनत में कमी रह गई। कैसी? कई और कई कुछ रह गया होगा ऐसा तो। कुछ न कुछ कमी रह गई है। फेलियर हुआ तो निश्चित कोई कमी रही है। आपका क्या नाम है? दिव्यांशी चुंडा। दिव्यांशी, बहुत सुंदर जवाब। और कोई? और कोई लड़कों में? हारने का एक रीजन आपकी नजर में? हाँ बताओ बेटा, पीछे। हाँ आप बताओ। कोशिश नहीं करना, और कोशिश करने के बाद में भी अगर एक हाथी, चलो एक इसके एक स्टोरी सुनाता हूं। एक हाथी एक बंदर, दोनों में कंपटीशन हुआ कि पेड़ पर पहले कौन चढ़ेगा। कौन चढ़ेगा पहले? और हाथी कोशिश कर रहा है। हाथी चढ़ जाएगा पेड़ पर बेटा? नहीं चढ़ पाएगा ना। कोशिश करने पर भी नहीं चढ़ पाएगा ना। बैठ जाओ। और कोई? हाँ एक पीछे हाथ ऊपर हुआ है।
हाँ बोलो बेटा। और जो सीखने की कोशिश नहीं करता। जो सीखने की कोशिश नहीं करता। आपका नाम? समीक्षा। समीक्षा। समीक्षा ने भी बड़ी सुंदर समीक्षा की है, धन्यवाद। ताली बजाओ सबके लिए एक बार। जितने जवाब आप लोगों ने दिए सारे के सारे जवाब सही थे, एक भी जवाब गलत नहीं था। मेरे प्रश्न से सबका ताल्लुकात था, ये सारी चीजें होती है। पर इन सब में एक बड़ी चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा, मेहनत, कोशिश, सही दिशा, फोकस, सारी चीजें हैं। इस सब के साथ में एक चीज और होती है, एक स्लोगन मैं बोलता हूं, उसको आप दोहराइएगा मेरे पीछे पीछे। संशय आत्मा विनश्यति ही। आप भी थोड़े होठ थोड़ा ज्यादा खोलिए। संशय आत्मा विनश्यति ही। पुनर्दोहराइए। संशय मीन्स क्या होता है? हैं? संसार, संस्कार। संशय मीन्स क्या होता है आप बताएंगे? इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो? हिंदी नॉलेज जीरो, पता है बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ बेटा, अरे वाह, क्या नाम है आपका? संदेह। बता दे। हाँ, संदेह। संदेह है। इंग्लिश में कहे तो डाउट। हाँ बैठ जाओ। देखो आपकी हिंदी थोड़ी सी वीक है, इसके ऊपर तैयारी करो, क्योंकि हम जिस धरातल पर काम करने के लिए जाएंगे ना, वहाँ ये भारत है, ये अंग्रेजी नहीं चलती है। क्या चलती है? एक साथ बोलो ना। और पहले कौन सी चलती थी? तो संस्कृत में कैसा नॉलेज है आपका? अपनी वैल्यूज को बढ़ाइए। आप चाइनीज सीखिए, इटालियन सीखिए, फ्रांसीसी सीखिए, पर अपनी जो भारत की भाषा है हिंदी और संस्कृत, ये भी आना चाहिए। अच्छा, संस्कृत भाषा तो हमारी इतनी मीठी भाषा थी साहब कि अगर संस्कृत में किसी को गाली भी दो ना तो ऐसा लग रहा है कि कोई कविता पढ़ रहा है। हाँ, अगर आप हिंदी में किसी से कहो कि ओ कुत्ते, तो नाराज हो जाएगा ना सामने वाला। उसको संस्कृत में कहो हे स्वान, उसको लगेगा कोई कविता पढ़ी जा रही है। आप संस्कृत में, हिंदी में किसी से कहो ओ गधे, नाराज हो जाएगा ना। आप इसी को संस्कृत में कहो हे वैशाख नंदन, नाराज हो जाएगा हैं? हाँ, वैशाख नंदन। अच्छा, संस्कृत में किसी से आइसक्रीम लेनी हो तो क्या कहोगे? संस्कृत में आइसक्रीम को क्या कहते हैं? मैं बताऊं? संस्कृत में आइसक्रीम को कहते हैं दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोलगट्टम। क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोलगट्टम। अब इसी में अगर मैंगो फ्लेवर लेना हो तो आम्र दुग्ध शर्करा युक्तम हिम गोलगट्टम, उतने में आपकी आइसक्रीम पिघल जाएगी। तो हमारे जीवन में भी हम अपने एरर को कैसे खत्म कर सकते हैं, हमारे जीवन में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो 3 सूत्र हैं। सबसे पहला, अपने समय का सही ढंग से यूज करना हमको आ जाए। दूसरा, हम नित नई कुछ कुछ चीजें सीखते रहें और अपने आप को अपग्रेड करते रहें, कुछ नई एक्टिविटीज हमारे अंदर में आती रहे। और तीसरी चीज है, हमारे जीवन में कोई एरर आ जाए तो उस एरर को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। आप नर्सरी से लेकर LLB, MBA, IIT करेंगे तो आपको हजारों किताबें पढ़नी पड़ेगी और उन किताबों से आपकी बुद्धि तेज होगी। आप युवा हैं तो आपकी बाजुओं में बल भी हैं। आप धन कमाएंगे, बड़े होकर कोई काम करेंगे तो पैसा भी आ जाएगा। अब इन तीनों चीजों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आत्मज्ञान। क्या चाहिए? और इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एक पुस्तक मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम है, क्या नाम है? श्रीमद् भगवत गीता। क्या नाम है? किसने कही? बोलो ना।
श्री कृष्ण ने किसको कही? अर्जुन को कही। तीसरा प्रश्न, क्यों कही? अर्जुन को सही दिशा देने के लिए, अर्जुन को पावरफुल बनाने के लिए और अर्जुन के अंदर में पावर भरने के लिए, ताकत भरने के लिए। क्या सुनाई? गीता सुनाई। आज हमारे पूरे विश्व में 128 देशों में हर एक भाषा में एक किताब पढ़ाई जाती है। उस ओनली वन किताब है पूरे वर्ल्ड में, जिस किताब का नाम है भगवत गीता। जितने भी भारत की टॉप पर्सनैलिटीज हैं, अगर उनकी बायोग्राफी उठा करके पढ़ेंगे तो उनके जीवन में क्या है? भगवत गीता। ये एरर क्लीनर है, ये अपग्रेड करती है और ये आपको समय का यूज करना सिखाती है। कैसे बोलना, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे चलना, कैसे देखना, जीवन में कोई समस्या आ जाए तो उसका समाधान कैसे करना। ऑल ओवर टोटली मैनेजमेंट जीवन का, लाइफ का किसी में है तो वो है भगवत गीता में। तो मैं आज आपसे एक निवेदन करूंगा, जो भी बच्चे वास्तविकता में गंभीर हैं अपने जीवन को लेकर के और उच्चतम शिखर को छूना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो अपने टैलेंट को बढ़ाइए और अपनी हजारों किताबों के साथ इस एक किताब को भी सम्मिलित करिए, जिसका नाम है भगवत गीता। जो समय आप अन्य चीजों को देते हैं, फैशन में, मोबाइल में, थोड़ा सा टेलीविजन में, तो थोड़ा सा 15-20 मिनट का समय रोज आप किसको देंगे? ये किताब इतनी बोरिंग है कि आप एक पत्ता इसका खोलोगे ना, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, समवेता, युद्ध सभा, ये क्या लिखा है, छोड़ो यार, बोर हो जाएंगे आप। पर अगर ये समझ में आ गई तो इससे बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। तो आपको इस किताब को समझना है। आज अगर ये किताब मैं आपको गिफ्ट दे करके जाऊं, जो 7th क्लास 8th क्लास से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए है। जो 8th क्लास के ऊपर के बच्चे हैं, आज अगर ये किताब मैं आपको गिफ्ट दे करके जाऊं, लेंगे आप? लेंगे? कौन कौन लेगा? हाथ ऊपर करना पड़ेगा भाई। सब लेंगे? और क्या करेंगे लेकर के? आपको मैं दूंगा ही नहीं, क्या पढ़ोगे? आपको मैं 2 साल बाद में आकर के दूंगा। अभी तो जो टीचर ने होमवर्क दिया है ना, वो पढ़ लो। हाँ, तो ये 8th क्लास से ऊपर के बच्चों के लिए है। आप पढ़ेंगे इसे? ये तो नहीं कि घर जाकर के मम्मी से कहो कि लो मम्मी मैं क्या लाई हूं। अच्छा, इसको कहां रखोगे? यही तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आप अपने स्कूल की किताबों को मंदिर में रखते हो? कहां रखते हो? स्कूल बैग में। इसको भी कहां रखोगे? नहाए बिना नहाए, ट्रेवलिंग में, गार्डन में, छत पर, जब मन करे, रात में, दिन में, आपको इसको पढ़ना है। पढ़ेंगे आप? जो पढ़ेगा वो दोनों हाथ ऊपर करे प्लीज, प्रॉमिस के लिए। वाह, सुनो, 2 महीने के बाद मैं आपसे मिलूंगा। 2 महीने के बाद में वापिस राज संबंध आ रहा हूं और आज तो मैंने केवल इसकी इंपॉर्टेंस बताई है। 2 महीने के बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। किसके ऊपर? कितने महीने बाद? आप इसमें से मुझे सवाल करना, मैं आपको सवाल करूंगा। 2 महीने में आप तैयारी करेंगे? पक्का? तो 2 महीने बाद में हम मिल रहे हैं। मैंने समय आपका बहुत ज्यादा ले लिया है, इसलिए आज ये किताब आपको दे करके जा रहा हूं। इसको संभाल करके रखना। और वापिस कब मिल रहे हैं? किसके ऊपर चर्चा होगी? तैयारी करेंगे? चलो, जय हिंद, जय भारत, नारायण। संकल्प करेंगे, हम इस गीता को पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। जैसा महाराज जी ने बताया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक गीता सुनाई थी महाभारत के युद्ध में। जब वो निराश हताश हो गए थे, हथियार डाल दिए थे, तब भगवान ने उनको गीता का संदेश दिया और अपने